एक बात जो हम सब ने सुनी है कि जियो ने आकर बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों को खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? आज हम इसी के पीछे की असली वजह को समझेंगे और देखेंगे कि सच शायद वो नहीं है जो हमें लगता है। ये बात तो अक्सर सुनने में आती है ना, कि भाई जब से रिलायंस आया बाकी सब तो खत्म ही हो गए। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जियो के सस्ते डेटा ने ही अकेले दम पर पूरे बाजार का खेल पलट दिया। पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच में मामला इतना सिंपल था? असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और आज हम इसी की परतें एक एक करके खोलने वाले हैं। तो इस कहानी को जड़ से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार आखिर टेलीकॉम कंपनियों से पैसा कमाती कैसे है। देखिए, सरकार के पास 3 मेन तरीके हैं। पहला वो तो सीधा साधा टैक्स है, जैसे जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा है स्पेक्ट्रम की फीस, मतलब 2G, 3G, 4G इन हवा की तरंगों की नीलामी होती है, जिसके लिए कंपनियां हजारों करोड़ देती हैं। और तीसरा है रेवेन्यू शेयर, यानी कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा। और हाँ, यही तीसरा तरीका इस पूरी कहानी के सबसे बड़े झगड़े की जड़ बना। अब झगड़ा शुरू तब हुआ जब सरकार ने कहा, देखो भाई, हमें सिर्फ कॉल और एसएमएस वाली कमाई से हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी कुल कमाई का हिस्सा चाहिए, फिर चाहे वो पैसा जमीन बेचकर आए या चाय बेचकर। बस यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और एक दशक तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब आते हैं साल 2015 पर। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो साल था जब जियो के मार्केट में आने से पहले ही पूरी इंडस्ट्री पर एक नहीं बल्कि दोहरी मार पड़ी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कंपनियों से कहा गया कि वो 2003 से 2015 तक का सारा बकाया चुकाएं। अब यहां देखिए, एयरटेल पर 65,000 करोड़ और वोडाफोन आइडिया पर 75,000 करोड़ का जबरदस्त बोझ है पड़ा। मजे की बात यह है कि जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था, पर रिलायंस की पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से उस पर भी 24,000 करोड़ का फाइन लग गया। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी साल इन कंपनियों को 4G की रेस में बने रहने के लिए महंगे 4G स्पेक्ट्रम खरीदने पड़े, जिसके लिए इन्हें और भी ज्यादा कर्ज उठाना पड़ा। तो सोचिए, एक तरफ भारी भरकम जुर्माना और दूसरी तरफ नया कर्ज। इस डबल झटके ने इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। अच्छा, अगर 2015 का झटका एक जोरदार मुक्का था, तो 2019 में जो फैसला आया ना, वो एक नॉकआउट पंच साबित हुआ। इसने कई कंपनियों का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया और बाजार में एक डुओपोली का रास्ता साफ कर दिया। डुओपोली का मतलब बड़ा सिंपल है, एक ऐसा बाजार जहां सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी राज करते हों। ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हुआ ये कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला ही पलट दिया। अब कंपनियों को सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू का नहीं, बल्कि 2003 से लेकर अब तक की अपनी पूरी कमाई का हिस्सा देना था, और वो भी ब्याज के साथ। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। इस फैसले के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया का कर्ज 1,05,000 करोड़ से बढ़कर 1,60,000 करोड़ हो गया। दूसरी तरफ जियो का कर्ज सिर्फ 3,000 करोड़ ही बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो एक नई कंपनी थी और उसकी ज्यादातर सर्विसेज उस वक्त फ्री थीं। और आज की हालत यह है कि सरकार को अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी बेचने के बाद भी वोडाफोन आइडिया पर 2,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इससे अंदाजा लगाइए कि संकट कितना गहरा है। इस फैसले का सीधा असर पड़ा कस्टमर्स पर। 2018 में वोडाफोन आइडिया 407 मिलियन कस्टमर्स के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज उसके पास सिर्फ 214 मिलियन कस्टमर्स बचे हैं। मार्केट में ये अफवाह फैल गई कि कंपनी बंद होने वाली है और ग्राहकों ने धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में समझें तो कुछ ऐसा हुआ। 2015 में कोर्ट के फैसले और 4G नीलामी ने सभी कंपनियों को पहले ही कमजोर कर दिया था। 2016 में जियो ने इसी कमजोर मार्केट का फायदा उठाया और एंट्री ली। 2018 में वोडाफोन और आइडिया ने खुद को बचाने के लिए हाथ मिलाया, लेकिन 2019 के आखिरी फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस बाजार को सरकारी फैसलों ने इस हाल में पहुंचाया, क्या वही सरकार अब उसे ठीक कर सकती है? चलिए देखते हैं कि अब हो क्या रहा है। तो इस डुओपोली को तोड़ने के लिए सरकार अब 3 तरफ से काम कर रही है। पहला, वोडाफोन आइडिया का कर्ज माफ करके और उसमें 23% हिस्सेदारी लेकर उसे डूबने से बचाया। दूसरा, BSNL को जिंदा करने के लिए TCS को 19,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
और तीसरा, एक बिल्कुल नए खिलाड़ी यानी एलन मस्क के स्टारलिंक को मार्केट में आने की हरी झंडी दिखा दी। इस बीच जियो और एयरटेल की लड़ाई अब सिर्फ दाम को लेकर नहीं है। जियो का फोकस एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने पर है, जैसे क्लाउड गेमिंग, जियो पीसी। इसीलिए उसका हर ग्राहक से रेवेन्यू थोड़ा कम है। वहीं एयरटेल प्रीमियम कस्टमर्स पर फोकस कर रहा है और बैंकिंग जैसी सर्विसेज देकर ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन असली गेम चेंजर स्टारलिंक हो सकता है। सोचिए, जियो और एयरटेल को जमीन पर हजारों टावर लगाने पड़ते हैं और हजारों करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। वहीं स्टारलिंक सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट देगा। उसे न टावर की जरूरत है, न ही महंगे स्पेक्ट्रम लाइसेंस की। जियो और एयरटेल का कहना है कि ये तो गलत बात है, ये एक अनफेयर एडवांटेज है और वो इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सरकार की ये कोशिशें बाजार में एक सही कंपटीशन लाने के लिए हैं, या ये सिर्फ उस नुकसान की भरपाई का एक दिखावा है जो पहले ही हो चुका है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।